हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेज के अंदर। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, उसके इम्पोर्टेंट एक टेक्निक थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा हम डीएनए के खंडों को अलग अलग कर सकते हैं या पृथक कर सकते हैं। उसके बाद में उसी चैप्टर के अंदर एक ऐसी टेक्निक के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पीसीआर, जिसका पूरा नाम रहता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर अपन डीएनए के खंडों को अलग अलग कर रहे थे, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों के अंदर डीएनए की बहुत सारी फोटोकॉपी अपन निकाल सकते हैं। उस टेक्निक को हम बोल रहे हैं यहाँ पे पीसीआर, जिसका पहला क्वेश्चन ये रहता है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये जो पीसीआर तकनीक है ये विकसित करने वाला साइंटिस्ट कौन है। तो पीसीआर तकनीक का विकास करने वाला जो साइंटिस्ट है उनका नाम है केरी मुलिस नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने 1983 के अंदर इस टेक्निक का विकास किया था। इस तकनीक के द्वारा क्या कर सकते हैं, इस तकनीक के द्वारा डीएनए के एक छोटे से टुकड़े से कुछ ही घंटों में डीएनए की करोड़ों अरबों फोटोकॉपियां या प्रतिलिपियां बनाई जा सकती है। आ रही बात समझ में। इस तकनीक के द्वारा डीएनए के छोटे से टुकड़े से कुछ ही घंटों में, जैसे कई जगह पे अपन ये भी बोल सकते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में, यदि सेकंड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कुछ सेकंड्स में डीएनए की हजारों फोटोकॉपियां निकाल सकते हैं। यदि हम ऐसा लिखें कि कुछ ही मिनटों में, तो कुछ मिनटों में डीएनए की लाखों फोटोकॉपियां निकाल सकते हैं। और यदि हम ऐसा लिख देंगे कुछ घंटों में, तो घंटों की बात आएगी तो यहाँ पे उनकी संख्या भी बढ़ेगी डीएनए की फोटोकॉपियों की, तो कुछ ही घंटे में डीएनए की करोड़ों या अरबों प्रतिलिपियां या फोटोकॉपियां बनाई जा सकती है। अब उसके बाद में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर अपन देखते हैं कि डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है वो डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए की प्रतिकृति कहलाती है। तो वहां पर भी अपन डीएनए से डीएनए बना रहे हैं और इस तकनीक के द्वारा भी हम डीएनए से डीएनए बना रहे हैं। जब डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए की प्रतिकृति अपन पढ़ते हैं, जहां पे अपन डीएनए से डीएनए बनाते हैं, वहां पे अपन साधारण डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। उस साधारण डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से डीएनए बनता है, उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन बोल रहे हैं। और यहां पर भी सेम ही प्रोसेस चल रही है कि डीएनए से डीएनए बनाएंगे। भाई एक डीएनए है, कुछ सेकंड्स के अंदर या कुछ समय के अंदर अपन हजारों करोड़ों अरबों फोटोकॉपियां डीएनए की बना रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से डीएनए बन रहा है। लेकिन यहां इस तकनीक के अंदर हम साधारण डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल ना करके एक इंपोर्टेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसका नाम है टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब यहां पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में हम साधारण डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं और पीसीआर तकनीक के अंदर अपन टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब डीएनए से डीएनए बना रहे हैं, जिसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, वहां पे अपने को पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन इस पीसीआर तकनीक के अंदर अपने को पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। कई बार अपने को टेम्परेचर बढ़ाना भी पड़ेगा, कई बार टेम्परेचर को कम भी करना पड़ेगा। जो साधारण डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, इसकी खास बात ये होती है कि ये कम टेम्परेचर के ऊपर भी काम कर सकता है और हाई टेम्परेचर के ऊपर भी काम कर सकता है। अब ये जो एंजाइम है टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसका स्रोत क्या है, इसको अपन कहां से प्राप्त करेंगे और इस पीसीआर तकनीक के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो स्रोत होता है वो थर्मस एक्वाटिकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वहां से इसको प्राप्त किया जाता है। जैसे इस एंजाइम के नाम में ही स्पष्ट हो रहा है, T4 होता है थर्मस, ये हो गया थर्मस, और एक्यू का मतलब होता है यहां पे एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से या जीवाणु से इस एंजाइम को प्राप्त किया जाता है। दूसरा, ये एंजाइम ताप स्थायी होता है और थर्मोस्टेबल होता है, मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर अपन हाई टेम्परेचर कर दे तो भी ये काम कर देगा, कम टेम्परेचर कर देंगे तो भी ये काम करने वाला, इसलिए इसको ताप स्थायी या थर्मोस्टेबल एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। और इस बैक्टीरिया को, जिसको थर्मस एक्वाटिकस बोलते हैं, इस बैक्टीरिया को हम थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया या ताप स्थायी बैक्टीरिया के नाम से भी जान रहे हैं। उसके बाद में यह जो एंजाइम है ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अत्यधिक सक्रिय रहता है।
मतलब ये इसका वो वाला टेम्परेचर है जहां पे ये सबसे अच्छा काम करने वाला है। हमने ये नहीं बोला कि ये सिर्फ 72 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही काम करने वाला है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये सबसे अच्छा काम करने वाला, इसलिए अपन ये लिखा कि अत्यधिक सक्रिय, ज्यादा एक्टिव कौन से टेम्परेचर पर रहेगा, ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। बाकी ज्यादा से ज्यादा अपन 95 डिग्री 96 डिग्री सेंटीग्रेड भी यदि इस तकनीक के अंदर अपन उस टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं तो 95 से 96 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी ये एक्टिव बना रह सकता है। और हम यहां पे लिख रहे हैं कि 72 डिग्री के ऊपर अधिक सक्रिय रहता है। उसके बाद में टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्लस प्राइमर्स के दो समूचे द्वारा वांछित जीन की अनेक प्रतिकृतियां बनाई जा सकती है। मतलब डीएनए के अंदर अपन एक टेम्पलेट डीएनए लेते हैं, उस टेम्पलेट डीएनए के ऊपर आरएनए प्राइमर्स को ऐड करके जिस जीन की अपने को फोटोकॉपियां निकालनी है, जिस डीएनए की अपने को फोटोकॉपियां बनानी है, वो अपन बना सकते हैं। उसके बाद में यही पॉलीमरेज एंजाइम, कौन सा, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करके न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करके उपक्रमकों को आगे बढ़ाते हैं। और यह प्रक्रिया बार बार दोहराकर लगभग 1 अरब डीएनए प्रतिरूप बनाए जा सकते हैं। मतलब अरबों फोटोकॉपियां अपन कुछ ही घंटों के अंदर डीएनए की बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना रहता है पीसीआर के प्रमुख चरण, कितने चरणों में ये टेक्निक है वो कंप्लीट होती है। तो इसके 3 प्रमुख चरण होते हैं। कौन कौन से, पहला जो चरण होता है वो होता है अपना विकृतीकरण, जिसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। और इस डीनेचुरेशन या विकृतीकरण के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए अपने को 95 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा जो चरण होता है उसको बोलते हैं एनेलिंग या प्राइमर एनेलिंग, जिसको हिंदी में अपन एनिलन बोल रहे हैं। इसके लिए टेम्परेचर कम चाहिए, 55 डिग्री सेंटीग्रेड, 54 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। उसके बाद में सबसे लास्ट में होता है एक्सटेंशन, जिसको अपन हिंदी में बोल रहे हैं विस्तारण। इसके लिए यहां पे 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, जहां पे आकर के टेक डीएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ने वाला है। अब अपन इस लैंग्वेज वाले पॉइंट्स को अपन समझ रहे हैं डायग्रामेटिक तरीके से। सबसे पहले अपने पास में क्या होना है, जिस डीएनए की अपने को फोटोकॉपियां बनानी है उस डीएनए को हमने लिया है। और ये डीएनए कैसा है, द्विसूत्री डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जिसको डीएस डीएनए भी अपन लिख सकते हैं। सबसे पहले इस डीएनए से अपने को बहुत सारे डीएनए बनाने, तो पहला चरण अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले चरण का नाम होता है विकृतीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डीनेचुरेशन। और ये जो प्रोसेस है ये चलता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड, कई जगह पे 96, 95, 94, तो 1-2 डिग्री आगे पीछे होने में डाटा कोई ज्यादा इतना चेंज नहीं हो रहा है। 95 डिग्री भी बोल दो, 94 डिग्री बोल दो, 96 डिग्री बोल दो, यूं कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर चाहिए यहां पे। अब ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लेने की जरूरत क्यों पड़ी यहां पे, क्योंकि अपने पास में ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इससे अपने को 2 डीएनए बनाने हैं। मान लो एक बार के लिए एक डीएनए से क्या बनाने हैं, 2 डीएनए बनाने हैं। अब 2 डीएनए बनाने के लिए अपने को इनके बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनको तोड़ना पड़ेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कब टूटेंगे, जब इसको हाई टेम्परेचर दिया जाएगा। मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हाई टेम्परेचर देने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। जैसे एक ये सिंगल बन गया है, एक ये सिंगल अपना बन गया है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं निष्क्रियकरण या डीएनए का डीनेचुरेशन। मतलब पहले चरण में हमने क्या किया है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट किया है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, विकृतीकरण कहलाती है, जो कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होती है, या इसको हम बोल सकते हैं निष्क्रियकरण। अब पहला विकृतीकरण होने के बाद में मान लो कि अपने पास में सिंगल स्टैंडर्ड बन गए, 2 सिंगल स्टैंड बन गए डीएनए के। अब इससे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर अगली जो प्रोसेस चलने वाली है वो अपनी चलेगी प्राइमर एनेलिंग, जिसको हम बोलते हैं एनिलन। और इसके लिए टेम्परेचर अपने को वापस से कम करना पड़ेगा, वरना तो जो बाकी के हाइड्रोजन बॉन्ड बचे हुए वो भी टूट जाएंगे, उनका भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर को यहां पे थोड़ा सा कम करना पड़ा है। 55 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अपने को क्या करना पड़ेगा, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर अपने को ऐड करने पड़ते हैं आरएनए प्राइमर। जैसे इस वाले स्टैंड के ऊपर आरएनए प्राइमर को ऐड कर दिया, इस वाले स्टैंड पर आरएनए प्राइमर को ऐड कर दिया। क्वेश्चन अपना यह रहता है कि ये आरएनए प्राइमर होता क्या है। आरएनए प्राइमर वो होते हैं जिनके पास में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जैसे इस डीएनए के पास में यहां पे मान लो डीएनए के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, जैसे एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं अपन, एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, इस हिसाब से यहां पे ये जुड़े हुए हैं। अब ये जो आरएनए प्राइमर है ये क्या करेंगे, इन न्यूक्लियोटाइड्स को इस डायरेक्शन के अंदर बढ़ाने वाले हैं। इधर यहां पे जो आरएनए प्राइमर दूसरे स्टैंड पर ऐड किया है ये भी इसको आगे की तरफ से बढ़ाने वाले हैं। तो अपने को लग नहीं रहा है कि एक डीएनए से वापस से डबल होते जा रहे हैं,
जैसे अगली प्रोसेस के अंदर अपन पढ़ने वाले विस्तारण, जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं, जिसके लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। अब ये टेम्परेचर अपन ने क्यों लिया है? क्योंकि एनिलन आरएनए प्राइमर जुड़ने के बाद में यहां पे इन आरएनए प्राइमर के पास में आकर के कौन जुड़ने वाला है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ने वाला है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाता है। अब काम यहां पे आरएनए प्राइमर का न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का नहीं था, इसके पास में न्यूक्लियोटाइड है लेकिन ये आगे की तरफ नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन आरएनए प्राइमर पॉलीमरेज एंजाइम को सिग्नल देता है कि तेरे को यहां पे आकर के जुड़ना है, यहां से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना स्टार्ट करना है। तो जैसे आरएनए प्राइमर ने सिग्नल दिया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी कौन सा है? टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, मतलब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड। अब ये टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा। जैसे ये प्राइमर था, ये प्राइमर आगे की तरफ ऐसे बढ़ गया है, 3rd स्टैंड से 5 स्टैंड की तरफ, और नीचे वाले स्टैंड के ऊपर 3rd स्टैंड से 5 स्टैंड की तरफ इधर की तरफ बढ़ गया है। अब इस प्रक्रिया को अपन 30 बार चलाने वाले हैं। पीसीआर की प्रक्रिया कितने चक्कर में चलेगी? 30 चक्कर में चलने वाली है, और 30 चक्कर इस हिसाब से दोहराएंगे अपन, जैसे विकृतीकरण किया, अनिलन किया, विस्तारण किया। ये प्रोसेस 30 बार करेंगे तो 30 बार के अंदर अपने को 1 बिलियन बार, मतलब 1 अरब फोटोकॉपी डीएनए की मिलने वाली है। एक बार में अपन दोहरा देंगे तो यहां पे अपने को 1 डीएनए से 2 डीएनए मिल जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में अपने पास में कितना था? डबल स्टैंडर्ड 1 डीएनए था, और लास्ट में रिजल्ट क्या मिला है अपने को? 2 डीएनए बन गए। मतलब डीएनए की 1 डीएनए की यहां पे 2 फोटोकॉपी हुई कि नहीं हुई? और ऐसा साइकिल यदि 30 बार चलाएंगे तो अपने पास में कितनी फोटोकॉपियां मिलने वाली है? 1 बिलियन बार, या लगभग 1 अरब डीएनए की फोटोकॉपी यहां पे मिलने वाली है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि ये जो पीसीआर तकनीक है, ये तो है तकनीक का नाम। अब ये जो पीसीआर तकनीक होती है, ये कौन सी मशीन के अंदर चलाई जाती है? मशीन का नाम अलग है, तकनीक का नाम अलग है। तकनीक का नाम क्या है? पीसीआर, मतलब डीएनए से डीएनए की फोटोकॉपियां बनाने वाली तकनीक कौन सी है? पीसीआर। लेकिन ये जो पीसीआर तकनीक होती है, ये जिस मशीन में चलती है उस मशीन को हम बोलते हैं थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर। और इस मशीन के अंदर इसका जो नाम रखा गया है वो देखो, थर्मो का मतलब टेम्परेचर को अपन बढ़ा भी सकते हैं, टेम्परेचर को अपन कम भी कर सकते हैं। दूसरा साइक्लर, मतलब ये चक्कर के अंदर चलने वाली है, कि अपने को पहले से फिक्स कर देना है कि 15 चक्कर चलाने हैं, कि 20 चक्कर चलाने हैं, कि 30 चक्कर चलाने हैं। पीसीआर तकनीक के कितने चक्कर चलाने, वो चक्कर इस मशीन के अंदर सेट कर देंगे। और थर्मो मतलब इस तकनीक के अंदर अपने को इस मशीन के अंदर अपने को ये टेम्परेचर भी सेट कर देना है पहले से ही, ठीक है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पे इस पूरे लैंग्वेज के अंदर, कि पीसीआर तकनीक संभव हो पाई है किस वजह से? ऐसी क्या खास वजह है जिसकी वजह से पीसीआर टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हुआ है? यदि वो नहीं होता तो पीसीआर टेक्निक भी नहीं होती। तो उसका इंपॉर्टेंट आंसर है अपना टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि थर्मस एक्वाटिकस नाम के जीवाणु से मिलता है। यदि ये टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं होता तो फिर पीसीआर तकनीक भी अपनी काम नहीं करती। उसके बाद में अपन यहां पे देखने वाले हैं पीसीआर तकनीक के उपयोग। अब देखो, नॉर्मली बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन मिलेगा अपने को? छोटा क्वेश्चन मिलेगा तो ये मिल सकता है कि पीसीआर तकनीक का विकास करने वाला वैज्ञानिक कौन है, मतलब पीसीआर तकनीक को विकसित करने वाला वैज्ञानिक कौन है। तो अपना आंसर रह जाएगा क्या? केरी मुलिस ने पीसीआर तकनीक को विकसित किया है। दूसरा छोटा क्वेश्चन बनेगा, पीसीआर तकनीक क्या होती है? तो हम जवाब दे देंगे कि इस तकनीक के द्वारा कुछ ही समय में डीएनए के छोटे से टुकड़े को लेकर के डीएनए की हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों फोटोकॉपियां बना सकते हैं। उसको हम पीसीआर तकनीक के नाम से जानते हैं। अगला छोटा क्वेश्चन बनेगा कि पीसीआर तकनीक में किस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है? तो अपना आंसर रहने वाला है कि पीसीआर तकनीक के अंदर टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन फिर बनेगा, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का सोर्स क्या होता है, स्रोत क्या होता है? तो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का स्रोत बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? बैक्टीरिया का नाम इस एंजाइम में छुपा हुआ पड़ा है, टी फॉर थर्मस, एक्यू फॉर एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से टेक डीएनए पॉलीमरेज को
अपन प्राप्त करते हैं। उसके बाद में ये टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है कि ये हाई टेम्परेचर के ऊपर भी काम कर सकता है, और इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा काम करता है, वो इसका होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और नीट के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन बनता है, सिंपल सा इतनी सी बात से क्वेश्चन बना लेता है कि पीसीआर के प्रमुख 3 चरण होते हैं, तीनों चरणों की सीक्वेंस क्या होती है। सिर्फ सीक्वेंस पूछते हैं वो कि सबसे पहले पीसीआर का कौन सा चरण आएगा। तो 1 नंबर पे हमने देखा है कि सबसे पहले क्या होगा, डीएनए का डीनेचुरेशन करवाएंगे, विकृतीकरण होगा। विकृतीकरण के अंदर क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया है। उसके बाद में दूसरा चरण अनिलन। अनिलन के अंदर क्या किया, अनिलन के अंदर हमने आरएनए प्राइमर्स को ऐड कर दिया है दोनों स्टैंड के ऊपर। तीसरा चरण है विस्तारण या एक्सटेंशन। विस्तारण या एक्सटेंशन के अंदर क्या किया, यहां पे अपने टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया है, जिससे कि अपने को एक डीएनए से 2 डीएनए मिल गए हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं अपने बोर्ड की एग्जाम में भी और नीट वाली एग्जाम के अंदर भी। उसके बाद में अपन देखते हैं लास्ट में थ्योरी की एग्जाम हो तो उसमें अपन ये देखेंगे कि पीसीआर तकनीक के उपयोग क्या होते हैं। तो 3 से 4 उपयोग अपन देखने वाले हैं। तो पीसीआर तकनीक के उपयोग क्या होते हैं? डीएनए की फोटोकॉपियां तो बना ली, ये तो उपयोग है ही है। डीएनए का एम्प्लीफिकेशन या जीन का परिवर्धन तो अपन ने पीसीआर तकनीक से कर ही लिया है। इसके अलावा पीसीआर तकनीक के क्या क्या उपयोग होते हैं? तो सबसे पहला उपयोग होता है एड्स के संदिग्ध रोगियों में। एड्स के संदिग्ध रोगियों में एचआईवी का पता करने में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? पीसीआर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा उपयोग, कैंसर के संदिग्ध रोगियों में, कैंसर के संदिग्ध रोगियों में जीन उत्परिवर्तन का पता करने में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? पीसीआर का। उसके बाद में आपराधिक या अदालती केसों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पीसीआर उपयोगी होती है। उसके बाद में जीवों के उद्विकासीय संबंधों का पता करने के लिए पीसीआर उपयोगी है। पता करने के लिए भी पीसीआर उपयोगी है। तो पीसीआर के कौन कौन से उपयोग होंगे? मान लो हमने ये लिखा है कि एड्स के संदिग्ध रोगियों में एचआईवी का पता करने के लिए, जैसे अपन ने मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पे तो 2 बड़े रोग पढ़ते हैं अपन, एक एड्स और एक कैंसर। अब एड्स वाला जो एचआईवी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। जब ये हमारे शरीर में एंट्री लेता है उस टाइम पे इसका पता नहीं लगा सकते हैं। इसका पता लगाया जाता है 2 से 3 साल के बाद में अपने को पता लगता है कि एचआईवी ने संक्रमित कर दिया अपने को। लेकिन मान लो अपने को ऐसे डाउट होने लग गया है कि हो सकता है कि हमें एड्स है। अब इस शंका को दूर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इस एड्स रोग की प्रारंभिक पहचान करने के लिए अपने को किस तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा? पीसीआर तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पीसीआर तकनीक से ये पता लगा सकते हैं कि अपने को एड्स है या नहीं है, मतलब एचआईवी बॉडी के अंदर है या फिर नहीं है। उसके बाद में मान लो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ये शंका रहती है कि हमें कैंसर है या नहीं है, तो ऐसे संदिग्ध रोगियों को डॉक्टर के पास में जाकर के पीसीआर करवा लेनी चाहिए। तीसरा,
आपराधिक या अदालती केसों के अंदर कई बार ऐसे केस उलझन में आ जाते हैं कि मर्डर किसने किया है, अपराधी कौन है, ओरिजिनल अपराधी कौन है, तो उसके लिए अपन करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने से पहले अपने को क्या करनी पड़ती है, पीसीआर करनी पड़ती है। उसके बाद में इवोल्यूशन वाला चैप्टर, जैव विकास वाला चैप्टर, जीवों के उद्विकासीय संबंधों का पता करने के लिए भी पीसीआर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। और एक लेटेस्ट अपना जो लास्ट में ये जो कोरोना आया था, उस कोरोना के लिए एक टेस्ट चलता था, आपने नाम सुना होगा, तो आरटी पीसीआर। पीसीआर का मतलब तो वही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे आरटी का मतलब क्या होता है। एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट चलता है कि जब डीएनए से डीएनए बनता है उसे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। मतलब डीएनए से डीएनए बनना डीएनए प्रतिकृति या रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन या अनुवादन कहलाता है। ये जो सेंट्रल डोगमा होता है जो फ्रांसीसी क्रिक ने दिया था, उसने ये बताया था कि आनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो एक दिशा में चलता है कि आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए से आरएनए में जाएगी, आरएनए से प्रोटीन में जाएगी। उसके अपोजिट एक चलता है रिवर्स सेंट्रल डोगमा। रिवर्स सेंट्रल डोगमा बोलता है कि एमआरएनए से हम वापस से डीएनए बना सकते हैं। नॉर्मली सेंट्रल डोगमा के अंदर ये बात नहीं कही है कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन तो बनती है, लेकिन प्रोटीन से आरएनए या आरएनए से डीएनए, ये बात वहां पे नहीं की है। लेकिन अपवाद के रूप में एक चलता है रिवर्स सेंट्रल डोगमा, जो कि टेमिन और बाल्टीमोर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उसने ये बताया कि आरएनए से सूचनाएं हैं वो डीएनए के अंदर वापस आ सकती है, और ऐसा कुछ वायरस के अंदर देखने को मिलता है। अब जैसे कोरोना वायरस आया था, तो उसकी जांच करने के लिए, उसकी डीएनए की फोटोकॉपियां बनाने के लिए अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विषाणुओं का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है, और आरएनए की फोटोकॉपियां बना नहीं सकते, तो पहले आरएनए को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डीएनए में। मतलब आरएनए से यहां पे वापस डीएनए बनाया अपने, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरटी का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और फिर पीसीआर के अंदर जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से अपने पास में क्या मिल गया, डीएनए बन गया। अब इस डीएनए की पीसीआर करवा करके डीएनए की बहुत सारी फोटोकॉपी अपन निकाल सकते हैं, जिसके लिए अपने को पीसीआर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अपनी हो गई है पीसीआर तकनीक। एक अपने कर ली है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक। उसके बाद में हम पुनर्योगज डीएनए बनाने का एक सबसे अच्छा हथियार होता है, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, आणविक कैंची, मोलिकुलर सीजर, रासायनिक चाकू, विदलन एंजाइम, क्लीवेज एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम, इतने सारे नामों से जानते हैं इस एंजाइम को, जिसका काम होता है डीएनए को विशिष्ट स्थानों से कट करने का। उस टॉपिक को अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। मतलब अगली क्लास का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम, जो कि डीएनए के खंडों को कट लगाता है, काटता है। थैंक यू सो मच।